जय हिंद दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे अग्निवीर जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो 17 अप्रैल 2023 को हुआ था। इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, व्हाट इज द गेम ऑफ पिंग पोंग रिलेटेड टू। पिंग पोंग खेल किससे संबंधित है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। देखिए, पिंग पोंग खेल जो संबंधित है वो है टेबल टेनिस से संबंधित है। देखिए, इसे पिंग पोंग भी बोलते हैं और एक और नाम भी इसके नाम को जाना जाता है, विफ वैफ। ठीक है, टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से भी जानते हैं और विफ वैफ के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आंसर होगा ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? ब्यास नदी, चंबल नदी, गंडक नदी या सोन नदी। बताइए कौन सी है यमुना की सहायक नदी। देखिए, इसका जो आंसर है वो है चंबल नदी। बी इसका आंसर होगा। जो चंबल नदी है यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। ठीक है, जो यमुना नदी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। अब थोड़ी सी बात करें इसके बारे में। जो यमुना की जैसे सहायक नदी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, जैसे हिडन, टॉन्स, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ससुर खदेरी, चंबल, बेतवा, केन और सिंध है। ये किसकी? यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो। नाटो का पूर्ण रूप क्या है बताइए। एब्रीवेशन है इसमें से, बताइए क्या होगा। सोचिए क्या आंसर है। इसका जो आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सी इसका आंसर होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में, नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, नाटो की बात करें, जो नाटो का मतलब होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, हिंदी में भी मैंने बता दिया। इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रिसलेस में, बेल्जियम में। देखिए, ये जो संगठन है 30 स्वतंत्र सदस्य देशों का संगठन है। इसमें 30 देश आते हैं। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। बट अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। इस संगठन का बेसिक गोल क्या है? बताइए क्या है इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है इस संगठन का? जो बेसिक गोल है वो है प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ द एलाइज। मतलब कि इस संगठन का जो मुख्य लक्ष्य है राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन आया था कि दीपक हुड्डा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखिए, दीपक हुड्डा किस खेल से संबंधित है? वो है क्रिकेट से संबंधित है। सी इसका आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। देखिए, ये जब एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल में, 17 अप्रैल को 2023 में, उस हिसाब से ये सीईओ थे उस समय। देखिए, जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद ये चेंज भी हो चुके होंगे या करंटली हो भी सकते हैं। तो आप इसको आप चेक कर लेना। करंट जब आप वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट से। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के वर्तमान सीईओ है? बताइए कौन है। परमेश्वर अय्यर, वीवीआर सुब्रमण्यम, सिंधु श्री खुल्लर या अमिताभ कांत। इसका जो आंसर होगा बीबीआर सुब्रमण्यम है। देखिए, इसकी बात करें, देखिए जो बीबीआर सुब्रमण्यम है वो वर्तमान में सीईओ हैं
कार्यकारी अधिकारी है, ठीक है, ये याद रखना है। बट जो पहले थे, जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने थे नीति आयोग के, जो सबसे पहले बने थे, फर्स्ट जिन्होंने कार्यभार संभाला था इसका, वो थे सिंधु श्री खुल्लर। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की राजधानी क्या है? बताइए। इसका जो आंसर होगा रांची होगा, बी इसका आंसर होगा। देखिए झारखंड की बात करें, झारखंड की बात करें, कैपिटल है रांची। देखिए इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 अप्रैल 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। इस समय जो करंटली मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है और राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो करंट की बातें होती हैं उसको आप जब भी वीडियो देखें तो इंटरनेट पे चेक कर लिया करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता आप कब वीडियो देख रहे हैं। ये हम 17 अप्रैल जब 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उस हिसाब से हमने ये वीडियो बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय यही थे, ठीक है, करंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? बताइए। असम, पश्चिम बंगाल, केरल या मध्य प्रदेश? देखिए काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो है स्थित असम में स्थित है। ए इसका आंसर होगा। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करूँ तो 1905 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। 1885 में इसको क्या है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। 1985 में, ठीक है। 1905 में तो इसको इस्टेब्लिश्ड हुआ, 1985 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया, विश्व धरोहर स्थल में रखा गया। और 2006 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था, ठीक है। टाइगर रिजर्व, यहाँ पर टाइगर होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो वो याद रखना है। देखिए प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज़ द एशियंट हड़प्पा सिटी लोथल लोकेटेड? देखिए लोथल की बात करें तो ये लोकेटेड है गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। देखिए लोथल जो गुजरात की तटीय इलाका है, ठीक है। प्राचीन जो हड़प्पा शहर था लोथल किस राज्य में स्थित था? गुजरात में स्थित था। अब बात करें, ये साबरमती नदी की एक भोगवा नदी थी, उस तट पर ये स्थित था। ये एकमात्र ऐसा स्थल है जो हड़प्पा संस्कृति में जहाँ चावल के जो साक्ष्य है या एविडेंस मिले हैं, ये ऐसा स्थल है जहाँ पे चावल के क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं लोथल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? देखिए जो संसद, पहले इसको बात को समझिए, जो संसद होती है, ठीक है, पार्लियामेंट होती है, वो 3 चीज़ों से बनी होती है। अनुच्छेद आर्टिकल या अनुच्छेद 79 के तहत जो संसद होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। देखिए संसद 3 चीज़ों से बनी होती है, एक तो है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति से बनी होती है। देखिए बात करें, ठीक है, मैंने बता दी संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से बनी होती है अनुच्छेद 79 के तहत। देखिए जो संसद में जो लोकसभा के सदस्यों की आयु होती है लगभग 25 वर्ष उनकी होनी चाहिए, लगभग 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, ठीक है। और राज्यसभा में जो 30 वर्ष पूरी कर चुका हो तो वो राज्यसभा के लिए अपनी भागीदारी रख सकता है, या जो राज्यसभा में अपनी क्या, ठीक है, 30 वर्ष पूरी कर लेगा तो राज्यसभा के लिए वो चुना जा सकता है।
और राष्ट्रपति के लिए लगभग 35 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए। 35 वर्ष आप पूरे हैं तो आप राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, जो अब बात करते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा B25, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए, जो भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, बेशक उनके पास शक्तियां कम होती है, जितनी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के पास होती हैं उतनी राष्ट्रपति के पास नहीं होती हैं। ठीक है, भारत में। तो बात करें इनके बारे में, थोड़ा इनके बारे में डीप पढ़े तो देखिए, अनुच्छेद 53 में बताया गया है जो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है। ठीक है, उनके द्वारा संविधान के अनुसार सीधे या डायरेक्ट या अधीनस्थ सबॉर्डिनेट के माध्यम से उनका उपयोग किया जा सकता है। इसमें सबॉर्डिनेट कौन होते हैं? जो मंत्री परिषद होते हैं। ठीक है, उनकी मदद सहायता लेके भी ये काम कर सकते हैं संविधान के अनुसार। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सहायता करने की सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा जिसकी सलाह के अनुसार वो कार्य करेगा। देखिए, इसमें बताया गया है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होना चाहिए। और ये किसकी अध्यक्षता में जो मीटिंग होगी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी, जहाँ पे जो मंत्री परिषद होगी प्रधानमंत्री के, वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ठीक है, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के एक सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगा। देखिए, जो अनुच्छेद 75 में बताया गया है, विदाउट मंत्री परिषद लोकसभा का कोई काम नहीं है। ठीक है, जो सरकार की संसदीय प्रणाली की नींव कौन रखता है? मंत्री परिषद ही रखता है। तो इसमें मंत्री परिषद जरूर होने चाहिए लोकसभा में, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं बनता है लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द ब्रह्म समाज एस्टैब्लिश्ड? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 कोलकाता में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी स्थापना हुई थी 1828 में, राजा राम मोहन राय जी ने की थी, कोलकाता में की थी। किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? ये भी याद रखना है, राजा राम मोहन राय जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन? देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है? देखिए, जो सूर्य होता है वो एक तारा है, स्टार है। ठीक है, उसके जो इर्द गिर्द वो क्या है? एक प्लैनेट है। तो बात करें कौन सा सूर्य के सबसे नज़दीक है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक जो है, पहला जो सूर्य क्या है? तारा है। उसके जो ग्रह सबसे नज़दीक है बुध है, जिसे मरकरी बोलते हैं। फिर आता है शुक्र, वीनस, फिर पृथ्वी, मार्स जिसे हम मंगल बोलते हैं, बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न, शनि। ठीक है, यूरेनस, अरुण, फिर आता है नेपच्यून, वरुण। तो सबसे नज़दीक कौन सा हुआ? बुध हुआ। सबसे दूर हुआ वरुण। अब यहाँ पे क्या आंसर होगा? मरकरी, बुध इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्लिफ लाइन डिफाइन बाउंड्री बिटवीन? रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा को परिभाषित करती है? यूएसए और कनाडा, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो रेखा से है, जो सीमा पड़ती है एक दूसरे की कंट्री की, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये इसका जो होगा भारत और पाकिस्तान होगा, बी आंसर होगा। बट थोड़े से और इम्पोर्टेंट कर लेते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी है? पूर्वांचल शून्य लाइनों का संचालन होता है। भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। भारत और भूटान के बीच में है भारत और भूटान सीमा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है दुरंध रेखा। भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जलद मरु मध्य। यूएसए और कनाडा के बीच में है 49th पैरेलल। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अब है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। इसका होगा 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका बी आंसर होगा। क्या होगा? बी आंसर होगा। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की जो थीम है वो है हरित ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थॉट क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 16 से लेके 30 तक साइंस के प्रश्न होंगे। चलो शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न पूछा गया था शिफ्ट में 17 अप्रैल के पेपर में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG? देखिए CNG का पूर्ण नाम क्या है। अब बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया था। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आपको पता होगा जो CNG होती है किससे बनी होती है? मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। अब बात करते हैं, ये एक क्या है? स्वच्छ ईंधन है, साफ ईंधन है, क्योंकि ये एक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि जब इसे जलाया जाता है इस ईंधन को, तो केवल क्या होती है? CO2 और जो वाटर वेपर है, जल वाष्प पैदा होता है। फिर से बता देता हूँ, एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि जब इसे जलाते हैं तो दो चीज़ें उत्पन्न होती है। पहली तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर वेपर जिसे बोलते हैं जल वाष्प। ये ही सिर्फ क्या होते हैं? पैदा होते हैं या उत्पन्न होते हैं। देखिए इसका जो उपयोग है पेट्रोल और डीजल के विकल्प में किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता भी है, पर्यावरणीय और अधिक दक्षता होता है। थोड़ा सा फिर से बता। देखिए इसका मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ, जो इसका उपयोग है एक अल्टरनेटिव के तौर पर रखते हैं, मतलब कि पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेटिव में रखते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक चीपर भी है और ग्रीनर भी है और मोर एफिशिएंट भी है, और ये पेट्रोल और डीजल से सेफर भी है। कौन सा? CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एसिड फाउंड इन टोमेटो? देखिए टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? बार बार मैंने बताया है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अब ऑक्सैलिक एसिड की बात करें देखिए जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, कुछ फल होते हैं और अनाज होते हैं, उसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कुछ ऑक्सैलिक एसिड के या ऑक्सैलिक अम्ल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड, एज़ोर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एसिड इज़ फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज? देखिए लेमन और नींबू और संतरे में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है? देखिए सभी को पता होता है लेमन भी खट्टा है, नींबू भी खट्टा है, नींबू भी खट्टा है और संतरा भी खट्टा है। तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सिट्रिक पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। तो इसका होगा सिट्रिक एसिड, इसका आंसर होगा। इम्पोर्टेंट है। तो सिट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है C6H8O7। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंग का वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए द रेड ब्लड सेल कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। खून की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग हमें हो जाता है। अब बात करें इसकी, जो एक टाइप का लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंग का वर्णक होता है, उसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को
पहुंचाना, हर जगह पर हमारी बॉडी में हर एक सेल में पहुंचाना, वो किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का। क्या करना, फिर से बता देता हूँ, हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना, हमारी हर ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हर सेल में पहुंचाना, किसको? ऑक्सीजन को। और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। 20th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी? निम्नलिखित में से कौन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? पीयूष, परावटु, थायराइड या यकृत? बताइए कौन सी होगी। देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा यकृत, डी इसका आंसर होगा। देखिए जो यकृत होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये एक हिपोटोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं से बनी होती है। कौन से विशेष सेल से बनी होती है उसे बोलते हैं, जो ये लीवर होता है, हिपेटोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं से बनी होती है। और ये कहाँ पे लोकेट करता है लीवर? इट इज़ लोकेटेड राइट साइड ऑफ द स्टमक इन ह्यूमन बॉडी, मतलब कि मानव शरीर के पेट के दाईं ओर स्थित होता है। और यहाँ इसमें जो सबसे ज़्यादा जो लीवर में विटामिन ए क्या होता है? भंडारण होता है। विटामिन ए की स्टोरेज कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा हमारे लीवर यकृत में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल्स? कोशिका की खोज किसने की? बताइए। रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ विर्चो, मैरी क्यूरी या चार्ल्स डार्विन? देखिए ये की थी, सेल की खोज हुई थी लगभग 1665 में हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑर्गन आर द कॉर्नी एंड रेटिना फाउंड? कॉर्नी और रेटिना किस अंग में पाए जाते हैं? बताइए। पाम में, ईयर में, नोज या आई? हथेली, कान, नाक या आँख? देखिए जो रेटिना और कॉर्निया होते हैं हमारी कहाँ पे पाए जाते हैं? आइज़ में पाए जाते हैं, तो इसका डी होगा। देखिए रेटिना और कॉर्निया के बारे में हम बेसिक सा पढ़ लेते हैं। देखिए जो कॉर्निया होता है, देख क्या होता है, फोर मोस्ट एंड ट्रांसपेरेंट कवरिंग आई इज कॉल्ड कॉर्निया। मतलब कि आँख का जो सबसे आगे वाला भाग वो पारदर्शी आवरण क्या होता है? कॉर्निया होता है। लाइट एंटर द ह्यूमन आई थ्रू कॉर्निया, जो लाइट होती है, प्रकाश या किसी भी तरह की किरण आती है, जो एंटर सबसे पहले करती है वो हमारी आइज में कहाँ से करती है? कॉर्निया से ही करती है। कॉर्निया के माध्यम से ही मानव आँख में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं इसके आगे रेटिना की। देखिए रेटिना क्या होता है? ये भी एक इट इज़ ए लेयर टिश्यू, ठीक है, टिश्यू होता है लोकेटेड इन द बैक ऑफ द आई नियर द ऑप्टिकल नर्व, ठीक है, आई के बैक साइड में होता है। कहाँ पे? ऑप्टिकम नर्व के ऑप्टिक तंत्रिका के पास स्थित होता है। इसमें क्या होता है? देखिए रेटिना का काम क्या होता है, क्या करता है? इट एक्ट एज ए स्क्रीन फॉर ह्यूमन आई वेयर द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन सी इज फॉर्म्ड। देखिए जो रेटिना का क्या काम होता है, जो भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कोई भी वस्तु देख रहे हैं, हम बुक देख रहे हैं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, रेटिना के थ्रू ही देख सकते हैं। कोई भी इमेज आपको दिख रही है वो रेटिना के थ्रू ही दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? देखिए इसका जो आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट होगा, सी इसका आंसर होगा। देखिए केमिकल फॉर्मूला भी आपको आने चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कॉमनली नोन एज साल्ट भी बोलते हैं, इसका होता है NaCl। वैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। देखिए ओम होती है। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए वाट किसकी होती है। देखिए ये होती है पावर की।
और आपसे पूछा जाए कॉलम किसकी होती है, कॉलम होती है चार्ज की, एसआई यूनिट। उसी तरह से एम्पेयर किसकी होती है, वो होती है करंट की। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू। देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, वो होता है 0 डिग्री के। ठीक है, 0 डिग्री के बराबर होता है। ए इसका आंसर होगा। देखिए आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या होती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, तो इसका ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हैवीएस्ट रे। देखिए हैवीएस्ट रे कौन सी होती हैं बताइए। हैवीएस्ट रे होती हैं अल्फ़ा रेस। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके चार्जों के बारे में। जो अल्फ़ा कण होते हैं उन पर घनात्मक आवेश होता है। मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। वैसे जो बीटा पार्टिकल होते हैं नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। उसी तरह से जो गामा रेज होती है न्यूट्रल, इनके पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी याद रख लेना। ऐसे पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा कणों पर या अल्फ़ा पार्टिकल पर किस तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है। तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव। हिंदी में बात करूँ अल्फ़ा कणों पर कैसा जो आवेश होता है, तो घनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या फिर तटस्थ होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू आफ्टर डाइजेशन। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, शर्करा में, सुक्रोज में, सरकोज में या बसा में या अमोनिया एसिड में। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज़ है जो प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, अमीनो एसिड में ही परिवर्तित होता है। तो डी इसका आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। वो है बी होगा, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक। देखिए सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सी इसका आंसर होगा, जोसेफ प्रिस्टले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन हो गया, अब मैथमेटिक्स की बारी है। देखिए इस तरह से पूरे स्विफ्ट 1 का जो पेपर है मैंने आपके साथ सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखिए पहला प्रश्न आया था कि व्हाट इज 75% ऑफ 75% ऑफ 40% ऑफ 25% ऑफ 50% ऑफ 12,000। देखिए क्या हो रहा है, ऑफ या के लग जाए तो इसका क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई की बात हो रही है। अब क्या है, 75 का जो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा। उसी तरह से 40 का प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा। 25 का प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा। 50 का हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा और इंटू 12,000 हम कर देंगे। ठीक है, मैंने दोबारा लिख दिया इस तरह से प्रतिशत को हटा के। अब देखिए जो ये 100 है ये इससे कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से और एक और जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो ये एक जीरो इस जीरो से कट जाएगी। ठीक है, तो एक जीरो इस जीरो से कट जाएगी। ठीक है, तो ये 100 बचा नीचे और ये 25 से हो गया, 25 चौके होते 100, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 4 और ये 4 इससे कट गया। ठीक है, तो बचा 10, ये भी कट गया अपना 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो गए 2 छिके। ठीक है, 2 छिके 12। तो 75 इंटू 12 कितने, 75 इंटू 6 कितने होते हैं बताइए।
कितने होते हैं, 450 होते हैं। तो हमारा 450 आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, ये मैं आपको नहीं बता सकता। इसमें कोई बोर्ड मास वगैरह कुछ नहीं लगना था, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरा कितना इजी अग्निवीर में पेपर आया, वो था शिफ्ट 1 में ही, ठीक है, जो पहला ही पेपर आया वो था। तो ये कैसे करना है, इसमें भी कोई बोर्ड मास कोई कुछ नहीं है, सीधे आपने लिखना है 1.2, 2.0, आगे है 2.10, इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो 0 3 पॉइंट लगा देंगे, 5.30 आ जाएगा। तो 5.3 है, तो ये आंसर सही होगा। तो इसका भी सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द एवरेज एज ऑफ 3 पीपल इज 34। इफ द एज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड person is 20 year and 28 year respectively, what is the age of third person? देखिए क्या 3 लोगों की औसतन आयु क्या है, 34 वर्ष है। मतलब कि 3 लोग हैं, एक तो ए हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। इनकी आयु कितनी है, 34 वर्ष है। बट इसमें क्या बताया गया, औसत आयु है, एवरेज एज बताई गई है। तो एवरेज एज में क्या होता है, जो टोटल का सम होता है, जितनी वैल्यू दी है और टोटल कितनी संख्या है वो आपको डिवाइड करके बतानी होती है। तो 3 संख्या ए बी सी, तो डिवाइड 3 से हो जाएगा, तो इससे एवरेज निकल जाएगी। तो आगे बताया गया है द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन 20 एंड 28 ईयर है। जो पहला पर्सन मान लेते ए, वो 20 है, ठीक है, ईयर का ये लिखा हुआ, और सेकंड पर्सन बी हो गया तो वो है 28 का, और सी हमें निकालना है, थर्ड पर्सन के बारे में हमें निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना, जो 20 और 28 की वैल्यू है ए और बी में डाल देनी है। देखिए डालते हैं, देखिए ए में क्या डालते हैं 20 और 28 बी में, और सी हमें निकालना है। एवरेज क्या है 3 × 34, तो 3 को हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ 20 + 28 + सी इक्वल टू 34 × 3 कितना हो गया, 102 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से सी इन दोनों को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 102 माइनस कितना हो जाएगा 48, तो ये सी बनेगा 54 आंसर आएगा। तो इसका क्या होगा, डी आंसर होगा, ठीक है, डी आंसर इसका होगा। मैं फिर से यहाँ पे भी मैंने सॉल्यूशन किया है, बट ये मैंने सीधे ले लिया ए बी और तीसरे को मैंने एक्स माना है, कुछ नहीं है। जैसे मैंने उसमें तीसरे को सी माना था, यहाँ पे मैंने थर्ड जो निकालना है उसको एक्स माना हुआ है, और इस तरह से आंसर आ जाएगा। आप प्रॉपर वे में देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 750 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच ए मैनर दैट A/B इज़ 5/2, B/C इज़ 7/3, ठीक है। व्हाट इज़ ए शेयर, चलो इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए बी इसका आंसर होगा। देखिए मैं बताता हूँ कि 750 को डिवाइड किया गया है ए बी सी में इन सच ए मैनर कि जो A/B है वो कितना है 5/2 है, ठीक है, और B/C कितना है वो है 7/13। तो इस तरह से आप रेशो को निकाल सकते हैं। जो साथ वाली जो वैल्यू होती है उसको साथ में लिख देते हैं 2, और ये जो साथ वाली वैल्यू होती है यहाँ पे लिख देते हैं 7। तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 13 × 3 = 26। तो जो A/B रेशो आ जाएगा 35, 14, 26 आ जाएगा। एक तरीका ए है, एक तरीका दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे A/B आपके पास कितना दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है 5/2, और B/C कितना दिया गया है आपके पास आपका 7/13, ठीक है, इतना दिया गया है। अब देखिए बी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे भी ए और बी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे बी नीचे 10 है तो ऊपर भी 10 होना चाहिए। यहाँ पे बी कितना है 2 है और नीचे 7 है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई 7 से करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। जब ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा
7 5 35, ठीक है, और ये बन जाएगा 7 दूनी 14, और नीचे करेंगे 7 दूनी 14 बन जाएगा, और ये कितना है 13 13 26, तो बन गया 35 14 और 26, क्योंकि बी हमें कॉमन करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं 750 है, ठीक है, ए बी सी डिवाइडेड इन सच ए मैनर, ठीक है। अब ए बी सी को हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए 35 + 14 + 26 इंटू एक्स लगा देते हैं इक्वल टू 750, जो ये लिखा हुआ है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, और ए शेयर हमें निकाल देना है। ए शेयर क्या है 35x है, और एक्स की वैल्यू 10 है, तो 350 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए 35th क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days while बी अलोन कैन फिनिश वर्क इन 30 days। ए अलोन कैन फिनिश वर्क। देखिए इसको करते हैं सोल्यूशन। देखिए इसका 20 आंसर होगा, पर कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ए और बी एक काम को कितने दिनों में करते हैं मिलके, ए और बी एक काम को करते हैं 12 दिनों में ख़त्म, 12 दिनों में पूरा कर सकते। डी क्या है डेज है, और बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, वो 30 दिनों में कर सकता है। बट ये नहीं पता कितने यूनिट ये काम कर सकते हैं। अब इनका यूनिट निकालने के लिए इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 30 का जो एलसीएम होता है, तो ये होता है 60 एलसीएम होता है, ठीक है। ये दोनों मिलके टोटल 60 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो आपको इतना पता लग गया। अब ए और बी कितने यूनिट काम करेंगे, इसको 12 को 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बनता है 5 यूनिट काम करेंगे। और बी अकेला कितने यूनिट काम करेगा, 2 करेगा, क्योंकि जब ए प्लस बी कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट कर रहे हैं, और बी अकेला 2 यूनिट काम कर रहा है। बी कैसे कर रहा है, जब 60 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो 2 ही आता है। इतना आपको पता लग गया। अब हमसे पूछा गया है कि ए अलोन कैन फिनिश वर्क। ए अकेला कार्य पूरा कर सकता है कितने दिनों में, ए कार्य को करेगा पूरा। अब ए की बारे में है, बी का तो हमें पता लगे। ए देखिए बी 2 यूनिट कर रहा है, ए प्लस बी 5 यूनिट, तो इसके डेज पूछा हुआ है। पहले ए कितने यूनिट अकेला करेगा ये देखिए। जब बी की वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ए कर रहा है अकेला 3 यूनिट, तो कितने दिनों में कर पाएगा। टोटल हमने एलसीएम निकाला था तो 60 यूनिट थी। 60 को जब हम इसे ए से डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 20 डेज में ये कार्य पूरा कर पाएगा ए अलोन अकेले। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका क्या होगा 20 आंसर होगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ सम ऑफ 20% ऑफ 250 एंड x% ऑफ 450 इज़ 176, इसकी बात आ जाए तो इक्वल टू लगेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए तो क्या करना है, ऑफ का मतलब होता है, का मतलब होता है इनटू। 20 का हम 100 लिख लेते हैं, x को हटा के, परसेंटेज को हटा के, ऑफ को इनटू कर देंगे 250, ठीक है, ये प्रतिशत में नहीं है। और एंड का मतलब होता है प्लस, ये कुछ नहीं है, ठीक है। एंड का मतलब होता है प्लस, तो x/100 और इंटू 450, और इसका मतलब हो गया इक्वल टू 176। इतना आपको पता लग गया। तो ये तो कट रहा है, देखिए ये इससे कट रहा है, ठीक है, और ये 0 इससे कट रही है, तो ये बन गया 50 प्लस x/100, ये इससे कट रहा है, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ, ये इससे कट रहा है, तो ये 5 से 5 ना आया, तो ये 9/2x हो जाएगा इक्वल टू 176 हो जाएगा। इतना लिख लिया। फिर आगे देखते हैं। जो 9x/2 है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.5x भी लिख सकते हैं। तो 50 + 4.5x इक्वल टू 176,
ठीक है। 4.5x जो इसको 5 को इस साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 176 प्लस का तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 126। 4.5x ऐसे ही चलेगा। फिर क्या होगा 4.5x इक्वल टू 126 है, तो x क्या होगा 126 इंटू 10/45, क्योंकि जो 4.5 था इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 45/10, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा है मैंने। तो ये किससे होगा, कट जाएगा 5 से, 5 9 45, 5 दूनी, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, ये 42। फिर ये फिर से 3 से कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 14 हो जाएगा। 28 आंसर आ जाएगा इसका, 28 इसका आंसर होगा। तो देख सकते हैं 28 कहाँ पे है, बी का इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड रेडमी बी डेकोरेटेड। रेडमी शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार में सजाया जा सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। देखिए रेडमी लिखते हैं यहाँ पे, रेडमी। देखिए परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए रेडमी में कितने अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 टोटल अल्फ़ाबेट है। और सभी ये डिफरेंट टाइप के अल्फ़ाबेट है, एक तरह के नहीं है। REDMI कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, R दोबारा नहीं हुआ रिपीट, E दोबारा नहीं हुआ। सभी 5 जो अल्फ़ाबेट है डिफरेंट टाइप के हैं। तो टोटल 5 अल्फ़ाबेट है, तो इसे बोल देंगे 5 फैक्टोरियल। तो फिर इसको आपको बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। तो 120 इसका आंसर होगा। क्या होगा 120। तो देखते हैं 120 कहाँ पे है। हाँ, तो सी इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। What is the probability of getting even when a dice is thrown? एक पासा फेंकने पर सम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, बताइए प्रायिकता क्या है। देखिए एक पासे में कितने फेस होते हैं या फलक होते हैं, आपको पता होगा। देखिए एक पासे में कितने तरह के टोटल कितने फेस होते हैं या फलक होते हैं। मैं अब लिख देता हूँ 6 फलक होते हैं या फेस होते हैं। देखिए बेस नहीं करवा रहा हूँ, ये जो पेपर आया था 17 अप्रैल को वो करवा रहा हूँ। तो आपको आकृति पता होनी चाहिए पासे की, कुछ इस तरह से आकृति होती है पासे की। इसके टोटल कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं, 6 फेसिस होते हैं, 6 फेसिस होते हैं। और हमसे क्या पूछा गया पासे का सम, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन व्हेन ए डाइस, इवन की बात हो रही है, ठीक है। व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, ठीक है। इवन नंबर जब एक पासे को डाइस को थ्रो किया जाएगा ऊपर की तरफ तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो 2 आएगा, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। 1 आएगा तो वो ओड होगा, 3 आएगा तो वो ओड होगा, 5 आएगा तो ओड होगा। टोटल 3 संख्या है जो इवन आ सकती हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 और टोटल कितनी फलक के पास होते हैं 6 होते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1/2 आंसर होगा, ठीक है। बेसिक का ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा 1/2 होगा, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इन ए मिक्सचर ऑफ 156 लीटर द रेशियो मिल्क एंड वाटर इज 7:6। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 14:13। देखिए 156 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है। किसका मिक्सचर है, वो मिल्क और वाटर का है, ठीक है। एक में तो बता दिया गया जो मिल्क और वाटर का अनुपात है वो है 7:6। बट एक में बताया गया है कि कितना हम वाटर ऐड करें कि
कि जो मिल्क और वाटर का रेशो होगा 14:13 बन जाए। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है तो आपको आना चाहिए। देखिए इसको क्वेश्चन को सोल्यूशन बेसिक सा है, तो आपको पता है कि मिक्सचर मिल्क और वाटर का टोटल कितना है 156 है। ठीक है, 156 का लीटर का मिक्सचर है। और एक में बताया गया है कि मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो है 7:6। ठीक है, और कितना वाटर ऐड करें, जो कितना वाटर ऐड करें, ठीक है, जिसमें रेशो मिल्क और वाटर का बन जाए 14 कितना 13। तो आपको पता लग गया कि वाटर ऐड करने से वाटर ऐड करना है, बट जो मिल्क की क्वांटिटी है, ठीक है, वो तो सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहने की बात कर रहे हो, वाटर ऐड करने को बोल रहे हैं। जैसे आपने समझ लो 1 लीटर 2 बाल्टियों में एक एक, या 2 लीटर 2 बाल्टियों में, ठीक है, 1 लीटर 1 बाल्टी में आपने दूध डाला हुआ है, 1 लीटर दूसरी बाल्टी में दूध डाला हुआ है। ठीक है, एक में हम 1 लीटर पानी डाल देते हैं, दूसरे में 2 लीटर पानी डाल लेते हैं। जो दूध की क्वांटिटी है वो तो 1 लीटर ही रहेगी ना, और आधा तो जैसे एक में 1 लीटर वाटर डाल दी, दूसरे में 2 लीटर वाटर दे, तो जो वाटर की क्वांटिटी चेंज हो रही है, बट मिल्क की क्वांटिटी तो वही रहेगी। तो हमें जो मिल्क की क्वांटिटी है वो हमें बराबर बनानी होगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मिल्क की क्वांटिटी नीचे के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा 14:12, और नीचे वाला है 14:13। तो चेंज कौन सी हुई, ऊपर वाली हुई, तो इसको चेंज करना पड़ा। तो टोटल कितनी है दोनों मिल्क और वाटर का रेशो, टोटल मिला के 26 हुआ। और वैसे टोटल मिक्सचर कितना है, एक्चुअल जो मिक्सचर है वो है 156। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर है 26 की एक्चुअल वैल्यू 156 है, तो आंसर आएगा 6। तो इसका ए आंसर होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपको इसके ट्रिक्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the will be the difference between compound interest and simple interest at the rate of 5% per annum on amount of rupees 4,000 at the end of 2 year। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, 2 वर्ष के अंत में 4,000 रुपये की राशि का 5% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए, जब भी बात होती है किसकी, सिंपल डिफरेंस की बात होती है, जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, मतलब कि बीच के अंतर की बात होती है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला P = 100/R होल स्क्वायर और डिफरेंस। P प्रिंसिपल, R रेट, और रेट दोनों का डिफरेंस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जब भी डिफरेंस की बात होगी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस को जब हम इस साइड लेके आएंगे, ठीक है, इस साइड लेके आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, PR/100 स्क्वायर हो जाएगा। जब इसमें फॉर्मूला डालेंगे तो आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। ये करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने सोल्यूशन सामने ही दिया है। तो 10 आंसर आ जाएगा, 100 नहीं आएगा, 10 आंसर आ जाएगा। तो इस सोल्यूशन आपके सामने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2⁻³ × 3⁻4 एंड 2⁻5 × 3⁻2। देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि हमारे पास कोई वैल्यू है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना फैक्टर बना सकते हैं, कितने कॉमन फैक्टर है। जैसे हमारे पास 2 वैल्यू दी हुई है, जैसे 2³ दिया गया है और 2⁵ दी गई है। इसमें HCF क्या होगा, तो इसका होगा 2⁻3 होगा। क्यों होगा, देखिए ऐसा इसलिए होगा कि जो पहले वाले में है 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 तक तो निकाल सकते हैं।
2 की पावर 4 नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने 2 की पावर 3 तक ही निकालना है। यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 4 तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ तक जो पहली ये छोटी वाली संख्या 2 की पावर वहाँ तक की निकाल सकते हैं। जो इनका कॉमन बनता है कितनी फैक्टर निकाल सकते हैं वो निकलता है 2 की पावर 3। उसी तरह से आगे हैं 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2 तो कितना निकाल सकते हैं 3 की पावर 2 तक की निकाल सकते हैं HCF। तो इसका होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 के, तो इसका C आंसर होगा। ईजी सा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब 1:27 देन द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है तो घनों के पृष्ठीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। देखिए रेशियो ऑफ क्यूब की बात हो रही है, ठीक है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A क्यूब, ठीक है। तो दूसरा इसको A1 ले लिया और रेशियो बताया है दूसरा 27 है तो A2 ले लिया उसका क्यूब और रेशियो में बताया है तो बन गया 1:27 जो दिया हुआ क्यूब बताया गया है ना। तो A क्यूब A1 को मान लिया A1 और 27 को मान लिया A2। तो क्यूब की बात है तो दोनों में क्यूब क्यूब लिख दिया है। अब क्यूब तो हमें हटाने पड़ेंगे, ठीक है। क्यूब जब हटाएंगे तो क्या होगा, तो ये क्या है इस तरह से अब इनका निकालना पड़ेगा फैक्टर। तो ये क्यूब है इसका 27 का भी 3 के फैक्टर बन जाएंगे। तो A1 रेशो A2 निकलेगा हमारे पास 1:3, ठीक है, 1:3 बन जाएगा। अब पूछा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो इनका स्केयर कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 1:9 इसका आंसर होगा। तो C इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बोर्ड मास रूल से होता है, पहले डिवाइड होगा फिर माइनस होगा। तो क्वेश्चन में क्या है तो देखते 6 20 जब इन दोनों को पहले करेंगे तो माइनस आएगा 6 2 2, ये 0 से 0 कट जाएगी। जब इन दोनों को करेंगे माइनस तो इसका क्या आंसर आएगा 5398। तो B इसका आंसर होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A:B आपके पास दिया गया है 1:2 और B:C दिया गया है 2:1। तो हमें निकालना है A:C। तो जो जब भी रेशो निकालते हैं तो बड़े सारे तरीके हैं जो मैं आपको बेसिक सा बता रहा हूँ। जो साथ वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है और ये साथ वाली वैल्यू भी यहाँ पे लिख देनी है। तो ये मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इनको काटेंगे तो 2 से कट जाएंगे, 1:2:1 बन जाएगा। तो A:C निकालना है, ABC आ गया तो 1:1 इसका आंसर होगा, A आंसर होगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, A:B आपको पता है 1:2 है, B:2 दी है 2:1। तो क्या होगा AB इंटू BC करेंगे तो ये कट गया, A और C कितना है 1 ही है तो 1 आंसर आ जाएगा। तो पहले वाला वो ज़्यादा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है देखिए टाइम टेकन बाय एक 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर हावर टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। 54 किलोमीटर घंटा के प्रति से चलने वाली 180 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है। देखिए जो ट्रेन जो पार कर रही है वो उसमें जो पर्सन है, जो पर्सन को पार कर रही है, जो ट्रेन चल रही है वो पर्सन को पार कर रही है, वो पर्सन क्या है चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। तो आपको टाइम और डिस्टेंस का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है 180 मीटर है जो दिया गया है और जो स्पीड है गति है वो है 54
किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है। बट जो हमें आंसर किस में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है, तो इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर पर 180, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या होगा, 5.18 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा। तो इस तरह से किया तो क्या हो गया, ये वाली ऊपर चली जाएगी, 180 इंटू 18 इंटू 54 इंटू 5 हो जाएगा। तो अब इसको काटिए जैसे भी कटता है। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 9 छिके 54, 9 दूनी 18, 5 चौके, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेकंड। तो इसका बी आंसर होगा। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बी 12 सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द यूनिट डिजिट इज 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 2356। क्या होगी यूनिट डिजिट, बताइए इसकी। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए यूनिट डिजिट की बात हो रही है, तो यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 3 है, ये 8 है, ये 7 है और 6 यूनिट डिजिट है। ठीक है, तो क्या करना है, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 अठे 24। तो यहाँ पे भी अब हमें यूनिट डिजिट ही देखनी है, यूनिट के बारे में पूछा है तो यूनिट डिजिट, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 7 इंटू 4 करेंगे, 7 चौके 28 आएगा। फिर से यूनिट डिजिट देखनी है, ये देखी। फिर हमें क्या करना है, फिर से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जब इसको 3 से यूनिट ही देखना, 3 को 8 से किया 24 आया, तो यूनिट फिर से देखनी है और इसको 7 से कर देना है। 7 इंटू 4 किया 28 आया। फिर से यूनिट डिजिट देखी और यहाँ की भी यूनिट डिजिट देखी। अब क्या किया, 8 को 6 से कर दिया मल्टीप्लाई, 6 अट्ठे कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो फिर से हमने यूनिट डिजिट ही देखनी है, तो 8 इसका आंसर होगा, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट विल बी द कम एट द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। 3 7 23 95 क्वेश्चन मार्क, बताइए। आप देख रहे होंगे जो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, 3 से 95 आ गई, तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई हुआ हो सकता है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 से 95 एक बहुत बड़ा उछाल है, तो देखना है कि जब भी बड़ा उछाल आए तो मल्टीप्लाई ज़रूर करना है। 3 दूनी 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 7 तियाँ 21, देखते हैं करके। 3 दूनी 6 प्लस 1, उसी तरह 7 या 21 प्लस 2 23 बन जाएगा। फिर आएगा इंटू 4 करेंगे तो आता है 92, प्लस 3 करेंगे तो 95 बन जाएगा। उसी तरह से करेंगे, 2 से की, 3 से की, 4 से की, तो हम यहाँ पे 5 कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, पहले 1 किया, 2 किया, 3 किया और 4 कर देंगे। जब 95 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 775 बनेगा, उसमें 4 ऐड कर देंगे तो 479 आपके पास बनेगा। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन मार्क के 479 आएगा, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड नंबर 13479 इज AQFJL 5268 DMPN हाउस 396824 रिटर्न। देखिए क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, इसके साथ रिलेट किया गया है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए आप एक चीज़ देखिए, जब आप अल्फ़ाबेट को देख रहे हैं तो आप देखिए ये अल्फ़ाबेट अलग है और ये भी अल्फ़ाबेट अलग है और कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है। तो आपको कोई भी अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनसे ही आंसर बना सकते हैं। 396824, ठीक है। 3 हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये 3 है,
तो ये क्यू के साथ रिलेट कर रहा है, तो सीधे क्यू लिख देना है। ठीक है, उसी तरह से 9 देखते हैं, 9 ये है, तो 9 किसके साथ कर रहा है, एल के साथ कर रहा है, तो यहाँ पे एल लिख देंगे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को आप? आगे 6, तो 6 कहाँ पे है, यहाँ पे ये है 6 थर्ड पर, तो थर्ड पर क्या है, पी है, तो पी यहाँ पे लिख देंगे। तो 8 है, 8 कहाँ पे है, ये है एंड में, तो यहाँ पे एन लिख देंगे। फिर आगे क्या है, ये क्या है, 2 है। ठीक है, 2 कहाँ पे है, 2 ये 5 और 2 के साथ है, तो एम लिख देंगे, दूसरा नंबर है। 4 कहाँ पे है, 1 2 3, तो ए क्यू एफ में है, एफ। एल पी पी एन एम एफ इसका आंसर होगा, एल पी क्यू एल पी एन एम एफ, तो डी इसका आंसर होगा, सॉरी हाँ डी इसका आंसर होगा। सॉरी डी नहीं होगा, सॉरी एन एम एफ है, तो ए इसका आंसर होगा, एन एफ 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 होगा, इसका होगा क्यू एल पी एन एम एफ। आप एक बार चेक कर लेना तो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सुंदर क्या कर रहा है, वो कर रहा है टूवर्ड ईस्ट 4 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ जा रहा है सुंदर, 4 किलोमीटर वॉक की। जब ईस्ट की तरफ जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो इसका हमारा लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ। ठीक है, तो फिर क्या कर रहा है, टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। जब नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारा लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ। फिर क्या हुआ, फिर ये क्या किया, अगेन ही टर्न राइट, राइट को टर्न हो रहा है, ये नहीं बताया कितने किलोमीटर हो रहा है, कंटिन्यू वॉकिंग कर रहा है, वो बता रहा है कि किस डायरेक्शन में वो अब वॉक कर रहा है। तो आपको पता चल गया वेस्ट की तरफ कर रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। क्या होगा, सी इसका आंसर होगा, वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज नॉट बिलोंग टू अदर। देखिए कौन सा शब्द बिलोंग नहीं कर रहा है, इंच, किलोग्राम, सेंटीमीटर या यार्ड। देखिए जो इंच का उपयोग लंबाई नापने के लिए किया जाता है, सेंटीमीटर का भी, यार्ड का भी, जो गज होते हैं चाहे ज़मीन नापनी है। तो किलोग्राम है वो अकेला है, क्या है, वजन नापने के लिए, वेट नापने के लिए। तो के जो किलोग्राम है वजन मापता है, और अन्य इकाइयाँ जो भी बताई गई हैं वो लंबाई मापने के काम आती है। तो बी इसमें सबसे भिन्न है, तो बी आंसर होगा। इन 2 days एगो, ठीक है, इन इफ 2 days एगो इट वाज ट्यूसडे। यदि 2 दिन पहले मंगलवार था, ठीक है, तो आज के 4 दिन बाद कौन सी सप्ताह का दिन होगा। देखिए क्या पूछ रहा है, ये 2 days है, ये आज है, ठीक है, 2 days है। 2 days के 2 दिन पहले क्या था, 2 दिन पहले, ठीक है, -2 हो गए, क्या था आपके पास, ट्यूसडे था, मंगलवार था। फिर से लिख देता हूँ, ये 2 days है, आज है। इसके 2 दिन पहले क्या था, ट्यूसडे था, मतलब कि मंगलवार था। ठीक है, अब पूछा गया 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 4 दिन बाद 2 days से 2 दिन पहले क्या था, ट्यूसडे था, और 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए दिया क्या है हमारे पास, दिया क्या है, ट्यूसडे हमारे पास दिया हुआ है। पूछा क्या गया है, 4 दिनों बाद कौन सा दिन आएगा। 2 days से जो 2 दिन आपने क्या किया, देखिए जो हम क्या किए तो हमें टोटल 6 दिन निकालने पड़ेंगे मंगलवार से, ट्यूसडे से। देखिए जब जो हमें 2 days तो पता नहीं है क्या है, 2 days को
हमें ये पता है उसके 2 दिन पहले क्या था, 2 दिन पहले था हमारे पास टुडे से ट्यूसडे था, तो टुडे को आज क्या होगा, तो वेडनेसडे थर्सडे होगा, थर्सडे होगा तो उससे 4 दिन आगे क्या होगा, मंडे होगा। तो 6 डे आगे जाना था हमें ट्यूसडे से, तो मंडे आंसर इसका आना था। तो इसका जो आंसर आएगा मंडे होगा, 20 का आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। जो भी आपके साथ पूरा मैंने 17 अप्रैल का पेपर आपके साथ डिस्कस कर दिया है, 17 अप्रैल 2023 का अग्निवीर जीडी का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।